Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. So guys, in today's session I'm going to start the discussion of economics honor semester 6 ka a very important subject that is money and financial markets. So as you know, this is your optional paper. Optional means you have the option to opt this paper or not. So if you already opt this paper, so I think this is the best decision ऑफ yours क्योंकि आगे चल के मनी इन फाइनेंशियल मार्केट आपको बहुत सपोर्ट करेगा बिकॉज यू नो आफ्टर ग्रेजुएशन शायद आपका प्लान एमबीए हो या आपका प्लान मे बी एम इकोनॉमिक्स हो और एम इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं अब तो मास्टर्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी है मास्टर इन एक्चुअल साइंस भी है एंड सो ऑन ठीक है बहुत सारी चीजें हैं ठीक है तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको आगे चल के बहुत सपोर्ट करेगा अगर आप फाइनेंशियल वाले एरिया में इन्वॉल्व होते हो फाइनेंस फाइनेंस में अगर आप इन्वॉल्व होते हो ठीक है बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फिलहाल हम लोग अपना भी सेशन स्टार्ट करते हैं अभी मैंने लास्ट सेशंस में एक लेक्चर लिया था इसमें मैंने आपसे सिलेबस की बात की थी अच्छा सिलेबस के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ है ठीक है इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी पुराने नोट्स हैं तो वो बिल्कुल मत करना या तुम्हारे पास कोई भी मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियोस पड़ी हुई है उस पे मेरे ही चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं ठीक है आपको लगेगा हाँ सर ये तो हो गया ये टॉपिक नहीं है गलत वो टॉपिक आपको नहीं करना है वहां से क्योंकि अब सिलेबस बदल चुका है तो वट एवर द कंटेंट ऑलरेडी हैव तो वो अभी काम का नहीं है तो अब करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ मैं एक एक लेक्चर लेता रहूंगा आप लोगों के लिए ठीक है आई विल ट्राई कि मैं हर चीज क्लास में लिखूं मेंशन करूं सब चीजों लिखूं क्लास के अंदर ठीक है तुम्हें यही करना है कि क्लास की सारी बातें नोट डाउन करनी है कुछ चीजें हो सकती हैं कि मैं कह दूं कि वो नोट्स अपलोड कर दूंगा तो वो नोट्स में से देख लेना बट ट्राई कि जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उनको अच्छे से नोट करिएगा ठीक है हो सकता है कि आप ये वीडियो एग्जाम टाइम में देख रहे हो या हो सकता है आप ये वीडियो बिल्कुल इनिशियल डेज में देख रहे हो दोनों ही सिचुएशंस में आपके पास में नोट्स होने चाहिए वो भले ही आपके हैंड रिटन हो या मेरी साइड के नोट्स हो ठीक है तो अभी हम जो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट 1 मनी की बात करेंगे कॉपी पेन निकाल लीजिएगा जो भी चीज बता रहा हूँ नोट करते रहना अभी लिखूंगा भी कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी लिख रखी है तुम लोगों के लिए ठीक है जैसे मनी है मनी बेसिकली इसमें हमें 5 टॉपिक से स्टडी करने हैं ठीक है पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे 3 से 4 रीडिंग्स को फॉलो करना है एक है बेज एंड जैनसन ठीक है बाकी और भी है उसका हमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है मनी एंड बैंक्स का ओके 5 टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करने हैं जैसे टॉपिक नंबर 1 है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मनी एंड बैंकिंग मतलब मनी का और बैंक्स का कैसा इंटरकनेक्शन होता है मनी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं ठीक है और जो जैसे हमने बोला ना बैंकिंग कनेक्टिविटी तो बैंक अगर मनी को बैलेंस करता है मनी को कंट्रोल कर रहा है जो भी बैंक्स इन्वॉल्व हैं तो फिर मनी तो बैंक्स का मनी को कंट्रोल करने में क्या रोल होता है और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है और आफ्टर दैट व्हाट इज द वेल्थ एंड व्हाट इज द इनकम क्योंकि वट एवर वी अर्न मतलब आप भी सोचो अगर आज की जनरेशन कुछ अर्न कर रही है तो वो उसकी इनकम है लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लोग वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं अपने लिए क्योंकि हम नॉर्मली कह देते हैं कि हमारे दादा और हमारे परदादा की जमीन है कभी हमने ये नहीं बोला या मोस्टली हम लोग ऐसा नहीं बोलते हो सकता है कोई रेयर केस में कोई कह दे कि हमारे फादर साहब की जमीन है हाँ होती है बहुत लोगों की होती है अपनी प्रॉपर्टी बनाने तो लेकिन टेक्निकली दादा परदादाओं की या और पुरानी बात कर लो तो वो कुछ जनरेशन की अगर बात करो तो उन्होंने कुछ जमीन जगहें वगैरह तो वेल्थ बना के रखी हुई थी क्लियर मैं एक एक्सेप्शन दे रहा हूँ प्लीज अपने आप पे कनेक्ट मत करना कि नहीं सर हम पे तो ये बात फिट नहीं हो रही मैं एक्सेप्शन दे रहा हूँ कहीं पर हो सकती है कहीं पे नहीं हो सकती तो जनरली हमें वेल्थ और इनकम के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ठीक है तो वो है हमारा हेडिंग है मनी आप पहले मेरे साथ में हेडिंग लिखिएगा और एक एक करके सारी चीजों को स्टडी करते हैं ठीक है लिखिएगा मेरे साथ में हेडिंग आप लोग दैट इज मनी ठीक है बहुत सारी चीजें क्लास के अंदर लिखूंगा वो नोट डाउन आप करते रहना देखिए मनी एक्चुअली में होता क्या है
मनी के लिए हम लोग डेफिनेशन एक वर्ड मान के चलते हैं, ठीक है, मनी के लिए हम लोग एक वर्ड मान के चलते हैं, दैट इज, एक मिनट, अब ठीक है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें ये वर्ड पता है, क्या पता है हमें? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कि ऐसा ऐसा साधन जो हमें एक्सचेंज करने में सपोर्ट करे आपको, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब हमें ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमको ये लगता था कि पैसा तो सिर्फ वही होता है, मनी तो सिर्फ वही होता है जो हमारी पॉकेट में है, जैसे नोट्स, कॉइन्स, ये वो, है ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें सारी बातें करनी है। एक्चुअली मनी जब हम कहते हैं ना, हाँ ये डेफिनेशन क्लियर है, इस डेफिनेशन पे कोई भी मेरा जो है मतलब डाउट नहीं है, ये डेफिनेशन क्लियर है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो भी चीज एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल हो, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मतलब आदान प्रदान हो, कि इसके बदले तुम मुझे ये दे दो। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों को एमबीए और एमए दोनों का ही एग्जाम देना है। मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप शायद एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, और आपका फ्रेंड है वो एमबीए की तैयारी कर रहा है, उसने एमबीए की कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने एमए की कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन आप दोनों ही दोस्त दोनों एग्जाम दे रहे हो, लेकिन यू बोथ कांट अफोर्ड बोथ कोचिंग। तो तुम कह दोगे ठीक है भैया, तू अपना कंटेंट मुझसे शेयर कर दे, मैं तुझसे अपना कंटेंट शेयर कर देता हूँ। तो जो आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कंटेंट है, वो अब यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है, ठीक है। एक हम जब 11 12 में हुआ करते थे, मतलब हम तो बहुत पहले हुआ करते थे, आप अभी रिसेंट आए हो, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मनी की डेफिनेशन होती है, मनी इज व्हाट मनी इज डज। जो भी चीज मनी का काम करे उसको आप मनी बोलोगे, ओके। तो ये आप प्लीज आप लोग अपने माइंड में रखना, मुझे बहुत सी डिटेल्स डिस्कस करनी है। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूं, आप लिखना मेरे साथ में, दैट मनी इज एनीथिंग, money is anything widely expected as a medium of exchange, as a medium of exchange, as a medium of exchange, okay. it is used it is used for transactions, it is used for transactions such as buying goods and services, या फिर और settling debts, ठीक है। मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करो, या फिर अपनी जो भी डेट है उनको सेटल्ड कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे क्लियर करके चलते हैं, ओके। ओके, समझ में आ गई मेरी बात आपको, अंडरस्टैंडिंग। सो डेफिनेशन क्लियर आप लोग माइंड में रखिएगा कि मनी वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सेप्ट की जा सके, ठीक है। अब जो मेन कंसर्न हमारा यहाँ पे आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मनी। बेसिकली मनी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ मनी? आपके हिसाब से क्या फॉर्म्स होती है मनी की, बताइए, सोचिए। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, दो प्रकार के फॉर्म्स ऑफ मनी अभी इनिशियल बेस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक वो जो इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं, एक वो जो इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं जिनको हम लोग मनी मानते हैं, और एक वो जो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट तो करने पड़ जाते हैं बट इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होते। मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप अपने नॉर्मल आसपास कुछ सामान लेने गए, वहां पे आपने कुछ सामान लिया, और आपने सामान लेने के बाद में शायद आपने चीज नोटिस करी होगी, और जब आप उनको कैश देते हो तो सीधा कैश वो हो जाता है, आपने पैसे दिए, कैश दिए और आप सामान लेके आ गए, ओके, ठीक है। कभी कभी आप कैश ले जाना भूल जाते हो, कैरी करना भूल जाते हो, या नहीं होता, आप कहते हो ऑनलाइन पेमेंट। तो अब क्या ऑनलाइन पेमेंट हर कोई एक्सेप्ट करता है? नहीं करता।
क्या वो एक्सेप्टेबल नहीं है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। क्या हर कोई एक्सेप्ट करता है? नहीं करता। हमें हर जगह ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। मोस्टली जगह मिल जाता है, बट कुछ कुछ जगह नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट है, वो 100% इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। कैश 100% इजीली एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार के हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स रख सकते हैं। एक वो जो इजीली एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। अच्छा, इजीली एक्सेप्टेबल को आप लेटर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप करेंसी नाम ले दो। करेंसी, करेंसी इज अ वेरी गुड मतलब वर्ड, जो इसको तुम लिखोगे तुम समझ जाओगे। इजीली एक्सेप्टेबल मतलब करेंसी। एक्चुअली करेंसी वाले जो टर्म है, दैट डायरेक्टली एक्सेप्ट, मतलब कोई इस पे संदेह नहीं करता, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। आप बोलोगे सर फिर वो करेंसी क्यों बोला आपने? भाई इंडिया में तुम डॉलर तो दिखाओगे। इंडिया में तुमने तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि बैंक एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट जनरली बैंक में भी होता है, एयरपोर्ट में भी होता है, मनी चेंजर्स होते हैं, ठीक है। जो आपके पास करेंसी उसमें आप मतलब बदल के अपने वहां पर जो चल रही है वो करेंसी आप ले सकते हो। एयरपोर्ट्स पे होते हैं, या मनी चेंजर्स बहुत सारे प्लेसेस पर होते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए इंडिया में हैं, तो इंडिया में डॉलर, सॉरी डॉलर तो चलेगा नहीं, इंडिया में रुपी है, यूएस में डॉलर है, चाइना में येन है, एंड सो ऑन। तो उनकी अपनी करेंसी, हम अपने इंडिया में येन देंगे ई रिक्शा वाले को तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। भले ही हम उसको ज्यादा पैसे दे रहे हो, अगर वो कन्वर्ट करवाएगा, एक्सचेंज करेगा तो शायद उसको ज्यादा फायदा होगा, बट वो यूज टू नहीं है उससे, ठीक है। तो ये टर्म्स होते हैं। दूसरा वो होते हैं हार्डली एक्सेप्टेबल और डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। हार्डली एक्सेप्टेबल, ठीक है। हार्डली एक्सेप्टेबल मतलब नॉट इजी, ठीक है, टू एक्सेप्ट, इजीली एक्सेप्ट नहीं होता। अब आप इसमें, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूपीआई का तो एग्जांपल मैं आज के जमाने से कह रहा हूँ, मतलब दिस इज द मॉडर्न टर्म। ये मॉडर्न टर्म है यूपीआई वाली बात, पुरानी बात नहीं है, ये मॉडर्न टर्म है। लेकिन अगर मैं एक हमेशा से चीज बताऊं तो अभी तक जो चल रही है, जैसे मान लीजिए ट्रेवलर्स होते हैं, है ना, ट्रेवलर्स जो ट्रेवल करते हैं। अब आज का जमाना नहीं करो, कम से कम 20 साल पहले, 30 साल पहले की बात करो, क्योंकि ये जो ऑथर होगा ने कम से कम 20 साल पहले ये बुक, बेजन जॉनसन पुरानी बुक है, ठीक है, कम से कम काफी साल पुरानी, अपडेट होती गई है। ट्रेवलर्स होते हैं, अब वो कैश कैरी शायद नहीं करते, बहुत सारा कैश कैरी नहीं करते, ऑनलाइन का उस टाइम शायद उतना फेमस नहीं रहा होगा, तो वो अपने पास चेक बुक रखते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, थोड़ी पुरानी मूवीज में, कि कहीं पर अगर उन्हें कहीं पर ज्यादा पेमेंट कर जानी पड़ती थी, वो चेक्स देते थे। और फिर सिचुएशन सी दिखती थी मूवी में भी कि सर चेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। सुना आपने कभी मूवी में कि चेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल? हम चेक से, वो कहते हैं चेक से पेमेंट करनी है, एक्टर वो कहते हैं नहीं करनी, जो भी चीजें होती हैं। तो ये होती है हार्डली एक्सेप्टेबल थिंग्स, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे ट्रैवलर्स का, ठीक है। ट्रैवलर्स होते हैं, उनके चेक्स, मान लीजिए ट्रैवलर्स होते हैं, वो चेक्स प्रोवाइड करते हैं, या कभी और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक लोन अमाउंट होता है, ठीक है, या जो भी चीज है, मेनली आप ये भी लिखते हो तो भी काफी है आपके लिए, ठीक है। ट्रैवलर चेक हार्डली एक्सेप्टेबल। समझ में आगे मेरी बात आप लोगों को? सो एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ मनी में वी हैव मेनली टू फॉर्म्स, इजीली एक्सेप्टेबल और हार्डली एक्सेप्टेबल। ये मैंने आपको टर्म समझा दिया। अब एक छोटा सा नोट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, एक छोटा सा नोट। एक्चुअली आई एम यूजिंग द रेड पेन ओनली, क्योंकि जब आप इसके मतलब ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स हम आपको पोर्टल पे जो प्रोवाइड करेंगे, तो ये इजीली रीडेबल होंगे। पोर्टल पे नोट्स आपके इजीली रीडेबल है। अगर हम कलर चेंज करते हैं तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, अब एक छोटा सा नोट हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने उसको नोट में रखा।
कोई बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो उधारी कर रहा है, और उधारी करने के बाद वो दिखा रहा है अपना सेविंग अकाउंट के, देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, ये बुक में लिखा हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ। तो मुझे तुम उधार दे सकते हो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेके भागूंगा, या तुम्हारे, जैसे मान लीजिए हम जानते भी हैं किसी को, अच्छा होता है हम आसपास की दुकानों में से उधारी चल जाती है, जानते हैं, और वो थोड़ा ठीक ठाक अमीर आदमी होता है उधार लेने वाला, तो क्या कहते हैं, यार ये बड़ा आदमी है, ये का ये प्रॉब्लम करेगा, ये दे देगा पैसे, है ना, ऐसा तो ना होगा आप लोगों ने। वही पॉइंट्स में डिस्कस करूं, लेकिन टेक्निकली दैट थिंग्स आर नॉट गुड थिंग्स के जिनके बेसिस पे तुम एक्सेप्टेंस या मनी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करवाओ, ठीक है। तो वही मैं नोट लिखवा रहा हूँ आपको, दैट पहला नोट है मेरे पास यहाँ पे, सेविंग्स अकाउंट बैलेंसेस आर नॉट considered money because they must must be converted into cash or check to be used in to transaction, or check to be used into transactions. ओके विद इट, समझ में आ गई मेरी बात है आपको। तो एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में, ठीक है। एक पॉइंट और है, मतलब एक पॉइंट और आप मेरे साथ में यहाँ पे लिखिएगा, दैट पॉइंट नंबर 2, इलिक्विड एसेट्स। देखिए कुछ एसेट्स ऐसी होती है इलिक्विड, इलिक्विड मतलब जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेविंग्स अकाउंट को तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ एसेट्स होती है जो इजीली कन्वर्ट नहीं होती। आप सोच के बताओ कौन सी हो सकती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे घर, वो कहते हैं कि मेरा घर की वैल्यू इतनी, मेरे घर की लोग कहते हैं अक्सर कि हमारे पास इतनी, जैसे जो हमारा घर है उसकी इतनी वैल्यू है, बस बट पॉइंट है कि हम बेचेंगे नहीं उस घर को। तो अगर आपको कोई घर सेल आउट ही नहीं करना, ऐसे खोजना खाता है, कभी कोई सिचुएशन आए ऐसी, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन एक्स को अपना घर सेल आउट ही नहीं करना, तो उसके घर की वैल्यू 100 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन वो इलिक्विड एसेट है, आप उसको नहीं, मतलब जो इसको सेल आउट नहीं करोगे, ठीक है, तो उसको फिर आप मनी कंसिडर नहीं कर सकते, आर नॉट कंसिडर्ड एज मनी। एक पॉइंट और है, जैसे एटीएम कार्ड से, एटीएम कार्ड को भी आप मनी कंसिडर नहीं कर, मतलब नहीं कर सकते ना, मतलब जो आपको ठीक लगता है वो करोगे, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, क्लियर। अब इसमें ये फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब इसमें एक हेडिंग लगती है हमारे साथ, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी। देखिए जितने भी नोट्स में लिखवाऊंगा आपको, सिर्फ आपको वही नोट्स करने हैं, नो नीड टू डू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, इवन मान लीजिए हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ओके। तो एक तो हमें पता है कि हमारे पास अभी फिलहाल दो फंक्शंस हैं, ये एक हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें तो वी हैव जनरली टू फंक्शन, ऐसे होते तो और भी बहुत सारे हैं, बट उन्हें हम दो फंक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, एक हो गया प्राइमरी फंक्शन और एक हो गया सेकेंडरी फंक्शन। अगर हम देखें तो प्राइमरी फंक्शन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब यू कैन डिवाइड प्राइमरी फंक्शन फर्दर टू पार्ट, दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, जो मैंने शुरू में ही बात की थी कि मनी
कि जो फंक्शंस में होता है मीडियम एक्सचेंज सबसे मेन तो वही हो जाता है, लेकिन सिर्फ वो मेन नहीं होता, और भी चीजें होती हैं काफी, मतलब नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। दूसरा होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। देखिए ये सारी बातें ना आप पढ़ चुके हो पहले, यू ऑलरेडी स्टडी ऑल सच थिंग्स, तो बट रिकॉल करेंगे चीजों को। ऐसी सेकेंडरी में दो वैल्यूज आती, दो फंक्शंस आते हैं। एक होता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, और एक होता है स्टैंडर्ड डेफर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब एक बार मैं शॉर्ट में चारों को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जब आप कहते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मीडियम एक्सचेंज इज बेसिकली वर्ड के एक तो क्या होता है मीडियम एक्सचेंज का बेनिफिट देखो तो वो सर्चिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। भाई मुझे देखिए मीडियम एक्सचेंज मतलब कि वो अगर इजीली एक्सेप्टेबल है एंड एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मनी, राइट, इजीली एक्सेप्टेबल है मीडियम एक्सचेंज में, तो उसमें सर्चिंग कॉस्ट बच जाती है। अब मैं शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट शायद आप कनेक्ट कर रहे हो तो बार्टर सिस्टम से। मीडियम एक्सचेंज कुछ नहीं था, मीडियम एक्सचेंज तो कोई कुछ भी ट्रांसैक्ट कर रहा है, तो वहां पे कहते हैं ना वो डबल काउंटिंग, या कह सकते हो कि जिस बंदे को दूसरी चीज चाहिए उन दोनों के पास में वो चीजें हों जो उन दोनों के पास हो, और वो आपस में ट्रांसैक्शन में कर सकते हो, ठीक है, टू वे कॉन्वर्सेशन उनकी बात में कर रहा हूँ, ठीक है। हम उसको पढ़ते थे शायद, अगर आपको याद हो, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। यूनिट ऑफ अकाउंट, आप किसी भी चीज को कह सकते हैं उनके यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो, यूनिट्स मेजरमेंट्स में भी आप कह सकते हो, जो भी उनके यूनिट्स हैं मेजरमेंट है, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल एक कोई एनिमल है, उस एनिमल के, मेरे पास जैसे एनिमल है कोई, लेट अस सपोज एक एनिमल है और मेरे को पैसों की जरूरत है, तो ऑब्वियसली बात है सामने नहीं, पैसों की जरूरत इन सेंस मुझे कोई चीज परचेज करनी है, तो मैं अपने एनिमल को सेल आउट करते हूँ, मतलब मैं करूंगा, तो क्या ये होगा कि मैं अपने एनिमल को दे दूंगा और जो जितना सामान मुझे थोड़ा सा चाहिए वो ले लूंगा मैं? ऐसा तो है नहीं कि मुझे थोड़े बहुत गेहूं चावल चाहिए तो मैं पूरे एनिमल को दे दूंगा, अपने गेहूं चावल थोड़े थोड़े ले लूंगा, नहीं। इनकी मार्केट्स हैं, मेरे जो एनिमल है, क्योंकि ये होता है जैसे एनिमल हस्बेंड्री कह रहा हूं मैं बेसिकली, एनिमल हस्बेंड्री की कोई कर रहे हैं, तो वो कितने की वैल्यू है उसकी, वो उतने में सेल आउट होगा, वो एक अमाउंट आएगा, और उसमें से जो पैसे होंगे उन पैसों में से कितने पैसे की जरूरत है जिससे कि मैं व्हीट राइस या कोई भी चीज ले लूं। तो मनी ने एक्चुअली इस चीज को इजीली हमें सपोर्ट किया। स्टोर ऑफ वैल्यू, अगेन वो एनिमल हस्बेंड्री वाला कि आप कितने टाइम बाद, कितने टाइम तक आप अपने एनिमल को जिंदा रख सकते हो, वो डिफिकल्ट है, ठीक है, जितनी उम्र बढ़ती है उसकी वैल्यू कम होती है। मनी के साथ अभी फिलहाल वो नहीं है, मैं मुझे पता है आप तो दिमाग में क्या आ रहा है, सर नहीं ऐसा नहीं है, मनी को मतलब अगर हम 2,000 रुपये अपने तिजोरी में रखेंगे, घर की तिजोरी में, और 10 साल बाद निकालेंगे तो 2,000 की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी फिलहाल वो वैल्यू ऑफ मनी को दिमाग से निकाल दो, हम लोग यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करें, नॉट अ वैल्यू ऑफ मनी, ओके। उसके बाद में स्टैंडर्ड एफर्ट ऑफ पेमेंट, इसका मतलब ये है कि हम लोग फ्यूचर में इन ही करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एनिमल है, तो मैं बोलूँ ये एनिमल तो फ्यूचर में ले लियो, तो फ्यूचर में उस एनिमल की वैल्यू नहीं है कोई, फ्यूचर मतलब 10 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो चीज है। तो बेसिक सी बात है, चार फंक्शन आप लोग अपने माइंड में रखना। देखिए जब 12th में थे, 11 12 में, तब तो हम इस पे बहुत दिमाग लगाते थे, बट अब यहाँ पे कम दिमाग लगाएंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन क्लियर करेंगे हम लोग यहाँ पे एक एक करके, तो आप हेडिंग लिखना मेरे साथ में, ठीक है। एक हेडिंग लिखना मेरे साथ में, दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो लिखेगा, इट इज वर्चुअली, it is virtually anything that can be
used to settle down the debt and pay for goods एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लिखा आप लोगों ने, लिखते रहना। देखिए जो भी नोट्स में लिखवा रहा हूँ वो नोट एज इट इज नोट करने हैं आपको, गिवन दैट आपके पास इतना समय है लिखने का। इनकेस नहीं है तो फिर वो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, बट ट्राई करो लिखो तो जरूर, ठीक है। इट ऑल्सो रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, जो मैं भी आपसे बोल रहा था कि दो लोगों को ट्रांसलेशन करनी है बट उनमें कोई मीडियम एक्सचेंज वाली चीज नहीं है। व्हेन वी यूज बार्टर सिस्टम, वी यूज बार्टर system, when we use barter system, okay with it, when we use barter system, it also minimize, it also minimize the searching cost, it also minimize the searching cost, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बहुत ज्यादा नहीं करना क्योंकि इस बहुत सी चीजें हैं जो आने के चांसेस ज्यादा हैं, बट सिलेबस तो मैं एक बार पूरा करना पड़ेगा। सेकंड लिखिएगा दैट यूनिट ऑफ अकाउंट, अब तो लिखना है बस आपको, unit of account, it is used to measure, used to measure and state values of goods and services. Money provides a standardized way standardized way to compare prices। थोड़ा सा इसमें एक बेसिक न्यूमेरिकल फॉर्म भी है, इवन जो जो बुक में फॉलो कर रहा हूं उसमें है, तो वो मैं डिस्कस जरूर कर रहा हूं, मतलब मैं आपसे करूंगा, ठीक है। लिखेगा इन अ मॉनेटरी इकोनॉमी, in a monetary economy, in a monetary economy, prices are stated in are stated in terms of a common currency, a common currency, and if unit of account, unit of account, and if unit of account, unit of account function is absent, is absent, then multiple multiple prices must be assigned to
ईच गुड, असाइंड टू ईच गुड। अब देखिए, समझो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाई है, देखो जो प्राइजेस होंगे ऑब्वियसली बात है किसी न किसी कॉमन करेंसी में होंगे, लेकिन जो हमारी यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन अगर एब्सेंट है, इन केस यूनिट ऑफ अकाउंट अगर एब्सेंट है, तो यहाँ पे मल्टीपल प्राइजेस होंगे जो हर गुड के लिए असाइन किए जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल बात है। मार्केट में दुनिया भर के गुड्स हैं, जैसे कपड़ा लेना तो मल्टीपल वैरायटीज ऑफ कपड़ा है, होता है ना कि कपड़ा ही तो है, लेकिन कपड़े के प्राइसेस अलग अलग हो गए, तो इट डिपेंड्स के कुछ रीजन है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं या क्वालिटी है या कलर है, मल्टीपल थिंग्स हैं। तो उन सिचुएशंस में अगर आप जैसे एग्जांपल, उसे हम कहते हैं टैक्स के कितने नंबर ऑफ टैक्स होंगे, तो यहाँ पे आता है फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ टैक्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइस टैक्स, कितने प्राइस टैक्स होंगे, तो फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस का वन अपॉन में टू, यहाँ पे n जो होगा, n इज डिनोटेड एज अ नंबर ऑफ गुड्स। क्लियर, समझ में आएगी मेरी बात आपको? तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे बेसिकली रखिएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला बस n की वैल्यू को रिजल्ट आपका आ जाएगा। मान लीजिए n आपका एग्जाम्पल जैसे 4 गुड्स हैं, 4 गुड्स हैं, तो आप n को कुछ भी रख सकते हो, n मान लीजिए 4 है तो 4 रख दीजिएगा फॉर्मूले में, अगर n 1000 है तो वो रख दीजिएगा, तो सब चीजें आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। एक दूसरी स्टेटमेंट है सेकेंडरी वाले में, द स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू लिखिएगा, मनी अलाउज इंडिविजुअल्स टू स्टोर परचेजिंग पावर। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट का नाम तो सुना होगा, ऑब्वियसली बातें करते भी होंगे। चलो मैं बहुत आसान इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ, या बहुत एक आसान वाला प्लान बता देता हूँ जो शायद सबने सुना होगा, LIC। जैसे मेरी भी LIC है, आपके घर में आपके जो गार्जियंस है उनकी भी LIC होंगी। तो सबसे मतलब कह सकते हो भरोसेमंद भरोसा होता भरोसेमंद जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट है, और हम लोगों ने LIC ले रखी है। हाँ चलो, हमें 20 साल बाद, 25 साल बाद या 10 साल बाद कुछ पैसे मिलेंगे, और आज हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंट है ना हम लोग कि आज हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, कल को हमारे पैसे में डबल करके मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे, तो हम कल को कोई चीज खरीद पाएंगे। तो हम अपनी, और वो चीज हम आज भी ले सकते हैं लेकिन हम उसे कल खरीदेंगे। मान लीजिए आज मैं कुछ ले सकता हूँ लेकिन मैं कल खरीदूंगा, तो मैं अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर कर रहा हूँ किसी और के पास, तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, ठीक है। फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर यूज, विदाउट मनी people would need people would need to store goods like houses, और कार्स, जैसे पुराने जमाने की कार है तो वो अब एक तरीके से एंटिक पीस में कन्वर्टेड है, ठीक है, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू विच इज इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट, ठीक है। लास्ट वन लिखिएगा मेरे साथ में, द स्टैंडर्ड डेफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ओके। लिखिएगा मेरे साथ में, दैट मनी
is widely used to settle debts and make payments in the future. In the future, it provides clear standard clear standard for transactions over time. It ensures efficiency in making agreements for payments due in future. Okay, so this is basically the explanation of the functions of money. ठीक है, आज वाली क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। अब इसकी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मनी के बारे में, राइट। तो बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं और बहुत सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सब कुछ आप क्लास में लिखिएगा, एक एक चीज आप नोट करिएगा। अब बाकी इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन प्लीज व्हाट्सएप मी, हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजें। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।